हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप यू गाइस सब अच्छे होंगे और लेक्चर्स को समझ रहे होंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो रही है क्योंकि आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसी वजह से मैं वीडियो के लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर आए। और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जाए। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है एक अच्छे बायोलॉजी क्लास के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका कोई पैसा लगेंगे नहीं। सो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर जो चल रहे हैं, उसी का आज ये तीसरा पार्ट है, संक्रामक रोगों के संचरण के तरीके। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के संचरण के तरीके, मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे संक्रामक रोग यानी कॉन्टेजियस डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, पर्सन टू पर्सन फैलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि एक आदमी को कुछ सर्दी जुकाम हुआ है, उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा आदमी आया तो उसको भी हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। तो संक्रामक रोगों के संचरण के कौन कौन से तरीके होते हैं, आज हम वही बात करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका है प्रत्यक्ष संचरण, है ना? क्या तरीका है पहला? प्रत्यक्ष संचरण है। प्रत्यक्ष संचरण में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी अस्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में सीधे प्रवेश में आता है, सीधे कांटेक्ट में आता है, तो अस्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो रोगाणु होते हैं वो उसमें डायरेक्टली चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष संचरण। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब भी रोगाणु सीधे किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष संचरण। जैसे मान लो कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक हेल्दी पर्सन है, और कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इसके अंदर डायरेक्टली चला आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष संचरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष संचरण। ठीक है, तो अब प्रत्यक्ष संचरण कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो संपर्क द्वारा हो सकता है, यानी कि टच से, या फिर लैंगिक संपर्क के द्वारा, यानी कि जब संभोग की क्रियाएं होती हैं, प्रजनन की क्रिया होती है, या फिर जानवरों के काटने की वजह से प्रत्यक्ष संचरण हो सकता है। तो संपर्क द्वारा देखो, चिकन पॉक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, और भी कई सारी बीमारी हैं जो संपर्क के द्वारा होते हैं। लैंगिक संचरण में क्या होते हैं? एड्स हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है। और अगर जानवर के काटने के बात करेंगे तो रेबीज हो सकता है, प्लेग हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं संक्रामक रोगों के संचरण के प्रत्यक्ष संचरण, यानी कि डायरेक्टली जब भी कोई रोगाणु किसी व्यक्ति के अंदर डायरेक्टली चला आए तो इसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष संचरण। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष संचरण। ठीक है, अप्रत्यक्ष संचरण का मतलब क्या होता है कि इसमें जो रोगाणु होते हैं वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा लाए गए होते हैं, है ना? या फिर वो किसी माध्यम से आते हैं। जैसे देखो, हवा द्वारा वो आएंगे। जैसे हवा द्वारा कैसे आएंगे? आएगा जब कोई अस्वस्थ व्यक्ति, मान लो कि एक व्यक्ति है जो अस्वस्थ है, ठीक है, अस्वस्थ है, और उसने छींका, थूका या फिर खांसा, तो जो उसके शरीर के अंदर जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया है, वो उसके शरीर से निकल कर उस व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा जो उसके नज़दीक में है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, हवा द्वारा कैसे छींकने, थूकने, खांसने के कारण रोगाणु हवा में तैरने लगते हैं और स्वस्थ मनुष्य के अंदर सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कोविड-19, मतलब अभी जो सबसे फेमस रोग है, पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19, ये भी खांसने, थूकने, छींकने की वजह से फैलते हैं। निमोनिया, सर्दी, खांसी। उसके बाद है रोग वाहक। कोई भी रोग वाहक हो सकते हैं जो रोगाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। रोग वाहक और रोगाणु में अंतर है। देखो, रोगाणु क्या होते हैं? रोगाणु वो हैं जो डायरेक्टली किसी व्यक्ति को रोग ग्रसित कर दें। ठीक है, जबकि रोग वाहक वो होते हैं जो रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, जैसे मक्खी, है ना? और एक फेमस बीमारी है मलेरिया। मलेरिया किसके काटने की वजह से होता है? आपको पता होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम की वाहक है।
प्लाज्मोडियम को ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर चली जाती है और फिर ये काटती है, जिससे प्लाज्मोडियम उसके शरीर के अंदर चला जाता है और वो रोग ग्रसित हो जाता है। तो हवा द्वारा अप्रत्यक्ष संचरण हो सकता है रोगों का। कोई भी रोग वाहक है जो बीमार करने वाले रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाए। जैसे मक्खी को ही ले लीजिए। मक्खी क्या करती है, गंदे स्थानों में बैठती है, उसके पाँव में वो रोगाणु सट जाते हैं और फिर वो जब किसी भोजन पे बैठेगी तो रोगाणु उस भोजन पे जाके चिपक जाएंगे और फिर वही भोजन कोई स्वस्थ व्यक्ति खाएगा तो उसे भी रोग हो जाएगा। तो मक्खी क्या हो गई यहाँ पे, रोग वाहक हो गई। संक्रमित वस्तु को छूने से, है ना, जैसे मान लो कोई एक अस्वस्थ व्यक्ति है, उसने किसी वस्तु को छुआ तो उसके हाथ में से, अगर उसके हाथ में वो वायरस या बैक्टीरिया है तो वो वस्तु में चिपक जाएंगे। और जब भी कोई स्वस्थ व्यक्ति उस वस्तु को छुएगा तो उसके अंदर भी, अब वो उसके खांसने सॉरी या अब वो स्वस्थ व्यक्ति उस वस्तु को छुएगा तो उसके हाथ में भी वो वायरस चिपक जाएगा। अब वो खाएगा या फिर अपने मुंह, नाक को, आँख को छुएगा तो उसके शरीर के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। आप लोग सुने होंगे, जब कोरोना वायरस फैला था तो लोग मना करते थे, डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप अपने हाथ से अपने मुंह को, नाक को और आँखों को मत छूइए, क्योंकि हाथ में सबसे ज़्यादा वायरस होते हैं। इसलिए हाथ को सैनिटाइज करने की बात की जाती है। ठीक है, कि जब भी आप कोई वस्तु को छुए तो कौन जानता है कि उस वस्तु को किसने किसने छुआ है, इसलिए हाथ को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। तो संक्रमित वस्तु को छूने से भी वायरस बैक्टीरिया फैलते हैं। भोजन के द्वारा तो सबसे ज़्यादा फैलते हैं। अगर आप मार्केट की कोई वस्तु, खुली हुई वस्तु खाते हैं तो उसमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि उसमें वायरस बैक्टीरिया होंगे बीमार करने वाले। गंदे हाथ, अगर आपके हाथ गंदे हैं, आप उसी हाथ से खाना खाएंगे, उसी हाथ से आप अपने नाक, मुंह, आँख को छुएंगे तो आपके शरीर में वायरस चला जाएगा। तो इट मीन्स कि संक्रामक रोगों के संचरण के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, मतलब डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। तो दो तरीके से शरीर में वायरस या बैक्टीरिया या फिर जो भी रोगाणु होते हैं जो रोग ग्रसित कर सकते हैं वो शरीर में जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ संक्रामक रोगों के बारे में। ठीक है, कुछ संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे, उसका इलाज पढ़ेंगे। वो किसके कारण होता है, जीवाणु से होता है या वायरस से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है, जीवाणु की वजह से, कवक की वजह से, वायरस की वजह से या किससे। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, कारक याद होने चाहिए। तो अब इसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। देखो, सबसे पहला है हैजा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलेरा। ठीक है, इसका कारक क्या है, मतलब ये किसके कारण होता है, विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। और ये क्या है, एक जीवाणु है। विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है जिसकी वजह से हैजा फैलते हैं। फिर संक्रमण का माध्यम, माध्यम क्या है, विब्रियो कॉलेरी किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, दूषित भोजन, जल या घरेलू मक्खी की वजह से। लक्षण क्या है हैजा के, बार बार उल्टी और दस्त आएंगे, कमजोरी होगी, बेचैनी होगी, अधिक प्यास लगेगी, कम यूरिन बनेगा, कम मूत्र बनेगा, पेट दर्द होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो हैजा का लक्षण है। और शरीर में जल की कमी भी हो जाएगी। इसके रोकथाम क्या है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं, शुद्ध भोजन खाइए और जल पीजिए और समय समय पर ORS का घोल लेते रहिए और हैजा का टीका लगवाइए। एक यहाँ पे हैजा का टीका का नाम है शैनकॉल। ठीक है, तो आप इस टीके को लगवा सकते हैं जिससे हैजा ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हैजा के बारे में। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया का कारक बहुत सारे होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, डिप्लोकोकस निमोनी। चाहे जो भी हो, वो है तो जीवाणु ही। ठीक है, तो आप नाम याद कर लेंगे तो ये सभी कारक हैं। संक्रमण का माध्यम, यानी कि ये सारे जीवाणु शरीर में प्रवेश कैसे करेंगे, संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने के द्वारा। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित है, वो खांसेगा या फिर छींकेगा तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी ये सारे जीवाणु प्रवेश कर सकते हैं। लक्षण क्या है, फेफड़ों में सूजन आ जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी सर्दी हो जाएगा, होता है और फिर बुखार भी हो सकता है इस रोग में। फिर इसका रोकथाम क्या है, कैसे रोक सकते हैं इसे। अब सबसे पहले क्या करो, बचाव करो, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहिए, जितना हो सके संक्रमित व्यक्ति से दूर रहिए। अब साफ सफाई का उचित ख्याल रखिए और उचित एंटीबायोटिक्स लीजिए, जैसे पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये है निमोनिया के
कारक, संक्रमण के माध्यम, लक्षण और रोकथाम। तीसरा रोग है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का दूसरा नाम क्या है? क्षय रोग। क्षय रोग, ठीक है। देखो, ट्यूबरकुलोसिस किसके वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की वजह से ये रोग होते हैं, ठीक है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये ट्यूबरकुलिन नामक विष उत्पन्न करते हैं, ट्यूबरकुलिन नामक विष उत्पन्न करते हैं। तो जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस शरीर में प्रवेश करेंगे तो ये ट्यूबरकुलिन नामक विष पैदा करते हैं, जिसकी वजह से रोग ग्रसित हो जाते हैं। संक्रमण का माध्यम क्या होता है? संक्रमण का माध्यम होता है संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, ठीक है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है, अगर वो खांसेगा या फिर छींकेगा तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी वो रोग प्रवेश कर जाते हैं, वो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। लक्षण क्या है? जनरल फीवर होगा, खांसी के साथ लेकिन खून आएगा, ये सबसे बड़ा पहचान है। अगर किसी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है किसी व्यक्ति को, तो उसके शरीर के अंदर वो जब भी खांसेगा तो खून ज़रूर आएगा। फिर लिम्फोइड्स में सूजन हो जाएगा, यानी कि जितने भी लसिका ग्रंथि है वो फूल जाएंगे, सूज जाएंगे। इसका रोकथाम क्या है? रोकथाम है कि आप इधर उधर ना थूकें, ठीक है। यानी अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको इधर उधर थूकने से मना करना चाहिए, ठीक है। और इस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, और साथ ही साथ BCG का टीका लेना चाहिए। नेक्स्ट है टाइफाइड। इससे तो लोग परिचित हैं, क्योंकि काफ़ी सारे, लगभग जीवन में एक बार ज़रूर किसी न किसी को टाइफाइड होता ही है। तो ये होता किससे है? सल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, और ये एक जीवाणु है। संक्रमण का माध्यम क्या होता है? संक्रमण का माध्यम है संक्रमित भोजन, जल, घरेलू मक्खी, ये सभी इस रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। लक्षण क्या है इसका? तेज बुखार और भूख की कमी, कभी कभी स्पेशल केस में पेट दर्द भी होता है। और रोकथाम इसका क्या है? विडॉल टेस्ट कराया जाता है, एक प्रकार का टेस्ट है। आप इंटरनेट से गूगल कर लीजिए विडॉल टेस्ट क्या होता है। हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब टेस्ट नहीं पूछेगा, लेकिन इतना पूछा जा सकता है कि टाइफाइड का पता किस टेस्ट से पता चलता है, तो विडॉल टेस्ट से पता चलता है। फिर व्यक्तिगत साफ सफाई रखिए और टैब का टीका लीजिए। 5वां रोग है टिटेनस। इसका कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये एक जीवाणु है। संक्रमण का माध्यम क्या है? चोट लगना, घाव बन जाना, कट जाना, अशुद्ध शल्य चिकित्सा, मतलब ऑपरेशन करने वाले जो औजार होते हैं अगर वो अशुद्ध है तो, ठीक है। तो ये संक्रमण के माध्यम होते हैं, यानी कि जब भी आपको चोट लगे आप उसको स्वच्छ रखिए, उसको साफ सफाई करके रखिए, नहीं तो टेटनस होने का खतरा होता है। लक्षण क्या होते हैं? जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होने लगता है। जो जबड़ा होता है आपका, जबड़ा और फिर गर्दन के मांसपेशी होते हैं, उसमें दर्द होगा। श्वसन पेशियों में संकुचन हो जाएगा। श्वसन पेशी मतलब सांस लेने वाले जितने भी अंग हैं, वो जो मांसपेशियों में अगर उनमें संकुचन हो जाए, सिकुड़ने लगे, तो समझ जाओ कि वो टेटनस का लक्षण है। रोकथाम क्या हो जाएगा? ATS का टीका लगवाइए, ठीक है। ये मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। ATS का टीका लगाइए जब भी चोट लग जाए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेडवैक, है ना। टेडवैक का इंजेक्शन, जब भी किसी को अगर चोट लग जाए लोहे से, तो टेडवैक का इंजेक्शन ज़रूर ले लेना चाहिए। और जख्म को हमेशा स्वच्छ रखिए। तो गाइज़, आज हमने पढ़ा कुछ रोग के बारे में, कुछ संक्रामक रोगों के बारे में, और रोग कैसे फैलते हैं उसके बारे में। आगे कई सारे लेक्चर्स आने वाले हैं रिलेटेड टू कंटेजियस डिजीज़, यानी कि जो बीमारी है, संक्रामक रोग से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं। तो आप बने रहिए बायोलॉजी फॉर यू के साथ, और लेक्चर्स को लाइक कीजिए। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।